Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. फिर आज एक बार मिलते हैं क्लास 11 के लिए और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बिहाइंड कि हम लोग इसके पीछे 3 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं जो सेट्स के अंदर हो चुका है, जिसमें हमने सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस को कंप्लीट कर लिए हैं और उसमें हम लोगों ने वादा किया था कि जब तीसरा लेक्चर हो जाएगा तो हम एक लेक्चर ऐसा बनाएंगे कि जिसमें सारे क्वेश्चन यानी 0 to 100% यानी बेसिक से लेकर के और टॉप लेवल तक, जिसमें ऑर्ट्स क्वेश्चंस भी होंगे, एनसीईआरटी के भी होंगे और अदर देन एनसीईआरटी भी होंगे, उन क्वेश्चंस को हम लोग टेकअप करेंगे और उनके लिए एक लेक्चर बनाएंगे जो कि मैं समझता हूं कि इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स, आइदर यू आर गिविंग द यूनिट टेस्ट और एनी other quarterly exam or half yearly exam or annual exam, any type of exam if you are giving, this lecture will be more important for all of you. So let's start today the questions and already I have written these questions. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन से और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने पहले लिखा है जिसमें आपने पढ़ा होगा कि सेट्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सेट्स क्या है और सेट्स के अंदर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और रिप्रेजेंटेशन करने में भी हम लोगों ने 2 तरह के पढ़े थे, रोस्टर फॉर्म और या उसको टेबलर फॉर्म भी कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो उसके बिहाफ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है जहां पे बहुत छोटा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे। तो देखिए मैं पढ़ता हूं यहां पर, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि इसकी लिस्टिंग करनी है, यानी कि इसको रोस्टर फॉर्म में जाना है, इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो समझते हैं पहले कि यहां क्या रहा है, x such that x is an integer। तो इंटीजर किसे कहते हैं, यू नो, integer are all the positive negative including 0 as well as the positive integral numbers are called integers। ठीक है, तो यहां पर अब इसके बीच में रखना है। तो जरा हम एक बार ऐसी समझ लेते हैं यहां पर कि -3/2 मतलब हम यहां पे अगर डाल दें -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, और यहां पर 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे करके पूरा जा रहा है मान लीजिए। अब आपने कहा कि -3/2, तो -3/2 कहां होगा, -3/2 मतलब -1.5, तो -3/2 हो गया। और फिर आपका जो है वो आ रहा है 11/2, 11/2 मीन्स 5.5, तो 5.5 यहां पर आ गया 11/2। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें तो इनके बीच में देखिए बहुत ही आसान है समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पे इनके बीच के नंबर्स को डालना है। तो देखिए एक नंबर ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, क्योंकि जो इंटीजर्स लेने तो इंटीजर्स हमेशा कंप्लीट नंबर्स होते हैं। कंप्लीट इन द सेंस कि मतलब इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं, तो इंटीग्रल वैल्यूज ये हमें नहीं ले सकते, तो ये फ्रैक्शन नंबर है, ये भी फ्रैक्शन नंबर है, तो वो हम नहीं ले सकते। तो अब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो सोल्यूशन पहले वाले का जो ए पार्ट है उसका सोल्यूशन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। और ये जो सेट आप लिखेंगे इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, x such that x is an integer lying between them, तो यहां पर आ जाएगा -1, फिर आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 एज वेल एज 5। ये आपका जो है वो 5 तक चला गया और ये आपके इंटीजर्स आ गए, तो आपने इनकी लिस्टिंग कर दी। तो लिस्टिंग करने का मतलब क्या, मैंने बताया था कि रोस्टर फॉर्म एज अ फॉर्म इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड, यानी कि उसके अंदर एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है, रखा जाता है, डायरेक्ट दिखाई देते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, टेबलर फॉर्म कहा जाता है। सिमिलरली तो आप इस तरह से समझ गए। अब इसी पे क्वेश्चन बी का भी हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, जो फर्स्ट का बी पार्ट है उसमें कह रहा है कि एक सेट ऐसा बी है जिसमें आप कह रहे हो कि x such that x is a कंसोनेंट, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट के जो कंसोनेंट होते हैं, और उसमें भी कह रहा है विच प्रीसीड्स के, यानी जो के से पहले आता हो। तो मजे की बात है सभी को ABCD पता होगा, ऐसी बात नहीं है, और इंग्लिश अल्फाबेट सभी को पते होंगे। तो यहां पर आप बी के लिए लिख सकते हो। अब देखो इसमें कंसोनेंट लिखना है तो AEIOU तो नहीं आ सकता, उनके अलावा जो होते हैं वही कंसोनेंट होते हैं, तो ए आप लिख नहीं सकते, प्रीसीड्स के यानी के से पहले वाले लिखने हैं। तो आपकी स्टार्टिंग कहां से होगी, बी सी डी, ई नहीं आएगा, एफ जी एच, आई नहीं आएगा, जे, और उसके बाद तो के है ही है, तो के आपको नहीं लिखना है। तो यहां पर आप आ गए, यानी के से पहले जो आपके कंसोनेंट्स होंगे वो होंगे बी सी डी एफ जी एच और जे। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल आराम से आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हो चुका, ये भी हो गए। अब इस पर आ जाते हैं। शो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट्स आपने पढ़ा था, सबसेट्स क्या है? सबसेट्स भी एक सेट होता है। मैं पहले आपको बता दूं कि अक्सर लोग सबसेट मतलब कुछ और समझने लगते हैं। सबसेट इज आल्सो ए सेट, बस वो किसी दूसरे सेट के रिस्पेक्ट में उसके अंदर आ जाता है, इसलिए उसके सामने वो सबसेट होता है। बट वो अपने आप में अलग से देखा जाए तो वो एक कंप्लीट सेट होता है। तो सबसेट्स की बात हम कर रहे हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए भी एक सेट है और बी भी एक सेट है, बट ए जो है बी के अंदर आ रहा है। तो आपको शो करना है कि यहां पर जो है वो सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए, यानी कि जो सी माइनस बी है और सी माइनस ए है, तो सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अब यहां पर देखिए एक चीज करते हैं कि जैसे इसका सोल्यूशन करने के लिए हम यहां पहले समझते हैं। यहां पे दिया हुआ है गिवन दैट, आप यहां लिख देंगे गिवन दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, ये आपको दिया हुआ है और ये आपको प्रूव करना है कि टू प्रूव दैट सी माइनस बी द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो हम यहां पर अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं लेट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सी माइनस बी। ओके, किसमें लेके चल रहे हैं? एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो सी माइनस बी में बिलोंग कर रहा है। जब सी माइनस बी में बिलोंग करेगा तो आप मुझे बताओ कि इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू C एंड x नॉट बिलोंग्स टू B। आपने डेफिनेशन अच्छी तरह पढ़ी है डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए, और उसमें अगर आपने नहीं देखा है अब तक भी तो आप जाकर के थर्ड लेक्चर जो आपका होगा उसमें आप प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई थी, ऑपरेशन ऑन सेट्स के बारे में बात किया गया था, उसी में आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स भी आता है, तो उसको आप देख लेंगे। मैं उसका लिंक आपके पहले तीनों लेक्चर्स का लिंक मैं इसमें आप दे दूंगा और उसको आप चेक कर लेंगे। तो यहां पर आप जो है यहां पर x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू c माइनस बी इंप्लाइज दैट c x इज द एलिमेंट ऑफ c एंड x नॉट द एलिमेंट ऑफ b। अब एक बात बताओ, a जो है वो किसके अंदर आ रहा है? b के, और कोई एलिमेंट b में ही नहीं है, तो a में होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज द एलिमेंट ऑफ c एंड x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ a। ओके, क्यों भाई? सिंस A इज सबसेट ऑफ B। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि अगर कोई चीज B में ही नहीं है तो जब बड़े वाले में ही नहीं है तो छोटे वाले में कहां से आएगा? तो इसका मतलब कि A जो है उसके अंदर आ रहा है तो A में भी नहीं होगा, और जब A में नहीं होगा तो यहां पर आप कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू C माइनस ए, इसको आप लिख सकते हो। अब आप लेके क्या चले थे कि x इज द एलिमेंट ऑफ C माइनस बी, और आप पहुंच गए कहां कि x इज द एलिमेंट ऑफ C माइनस ए। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में भी कि अगर कोई भी एलिमेंट, अगर मान लो x इज द एलिमेंट ऑफ a है और इसको हम लेते चले गए, कुछ ऑपरेशन हमने किया और ये x बिलोंग्स टू b आ गया, तो ये इस बात को इंप्लाइज करता है कि a इज सबसेट ऑफ b। ये कंफर्मली नहीं है कि कंफर्मली हो ही गया, लेकिन ये बात सही है कि इस बात की संभावना बढ़ गई कि ये उसका सबसेट है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। तो यहां पर भी बात आ गई है, तो आप लेके चले थे कि x इज द एलिमेंट ऑफ c माइनस बी। आपने कहा x इज द एलिमेंट ऑफ c एंड x नॉट द एलिमेंट ऑफ b, देन x is then implies that x is the element of C and x not the element of A, because A is the subset of B. Then we can write here x is the element of C minus A. So x is the element of C minus B and comes on this C minus A. This implies that C minus B is the subset of C minus A. यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए यही चीज हमें प्रूव करना है कि then C minus B is the subset of C minus A। तो मुझे लगता है कि ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ वाले पार्ट की तरफ, और ये भी इसको आप देखते हैं। यहां पर देखते हैं इसी के नीचे, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका सोल्यूशन हम यहां करते हैं। ठीक है, आपने कहा पावर सेट। पावर सेट क्या है, मैं एक बार आपको रिव्यू भी करते जाता हूं। पावर सेट का मतलब है कि जो किसी सेट का जितने नंबर ऑफ सबसेट्स थे उनका जब आप कलेक्शन कर देते थे, दैट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू बोथ आर सेम, यानी तो बोथ आर इक्वल। सो यू हैव टू शो दैट द सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। हमको सेट ए और सेट बी को बराबर दिखाना है। मैं आपको एक ट्रेंड बताऊं कि अमूमन ए और बी को कभी भी दो सेटों को अगर इक्वल दिखाना हो ना, तो सबसे अच्छा एक तरीका है कि हम A को B का सबसेट बना लें और B को A का सबसेट बना लें। अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो ये इस बात को इंप्लाइज करता है कि A इज इक्वल टू B है।
तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारे सामने इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो हम ऐसे ही कुछ सही करने वाले हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, यहां तक आपने नोट भी कर लिया है। अब आप आ जाते हैं यहां पर, आप आ रहे हैं एज्यूम दैट PA इज इक्वल टू PB शो दैट A इज इक्वल टू B। तो हम लोग अपनी तरफ से एक मान लेते हैं कि लेट X इज द एलिमेंट ऑफ A। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मजेदार है। X इज द एलिमेंट ऑफ A, ये इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि दिस इज द एलिमेंट ऑफ दिस PA। ओके, अब आप कह रहे होंगे सर ये कैसे हो गया भाई, X क्या है? जैसे एक एग्जांपल मैं दे दूं, अक्सर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं जब पढ़ाता हूं और मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, तो मुझे लगता है मैं कितना ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं और ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो मैं बेसिकली क्या होता है कि जहां पर मैं रहता हूं उससे कभी कभी पीछे चला जाता हूं। तो आप इसे इग्नोर करिएगा और ये आपको लगे कि मतलब सर जो है ज्यादा लंबा कर दे रहे हैं। मैं लंबा नहीं कर रहा हूं, आप ही के लिए कर रहा हूं ये। तो यहां पर देखिए क्या है कि X इज द एलिमेंट ऑफ A। तो जैसे A के अंदर मान लो बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो उसमें एक X भी होगा, X है, A है, B है, कुछ भी ऐसा मान लो। तो आपने कहा कि X इज द एलिमेंट ऑफ A। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस A का PA लिखूं तो PA क्या होगा? तो वहां पर फाई आएगा, वहां पर X आएगा, वहां पर A आएगा, वहां पर मतलब चलो थोड़ा शॉर्ट में ही रखते हैं, फिर वहां पर XA आ जाएगा, है ना। अब आप बताओ कि ये वाली चीज आ गई कि नहीं? जब ये करली ब्रैकेट में आया तो ये किसका एलिमेंट बन गया? PA का। तो यही बात मैंने यहां पे लिखी है कि द करली इन दिस X इन करली ब्रैकेट इट विल बी द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां से आपको एग्जांपल में समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर हम लोग आ जाते हैं, दिस इंप्लाई दैट दिस X इज द एलिमेंट ऑफ, देखिए PA एंड PB आर सेम, तो इसका मतलब यू कैन राइट हियर दिस इज PB। सिंस यहां लिख दीजिए कि PA इज इक्वल टू PB, यहां पर दोनों आपस में इक्वल है। अब यहां पर हम आ जाते हैं दिस अगर दिस इज द एलिमेंट ऑफ PB, तो आप यहां लिख सकते हो कि X इज द एलिमेंट ऑफ B। जैसे आप X इज द एलिमेंट ऑफ A लेके चले थे, तो आप ये वाली चीज PA में आ गया और ये चीज फिर PB में आ गया और PB में आ गया, तो इसका मतलब X जो है वो B का एलिमेंट है। तो आप देखो लेके चले थे यहां पर और पहुंच गए आप इसमें, तो क्या ये इस बात को नहीं बता रहा कि A इज सबसेट ऑफ B? इक्वेशन नंबर 1। तो आप यहां पे इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं इसे मिटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पर हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग जो है वो आ जाते हैं, यहां पर मैं लेके चल रहा हूं लेट Y इज द एलिमेंट ऑफ B। अब हम क्या लेके चल रहे हैं? Y इज द एलिमेंट ऑफ, Y कोई एलिमेंट है जो सेट B में है। तो दिस इंप्लाई दैट द सबसेट ऑफ दिस Y, यानी कि सबसेट Y, ये एक सेट बन गया, तो सेट Y भी आप बोल सकते हो। तो ये जो एक सेट है वो कहीं ना कहीं PB में होगा, और जब ये PB में होगा तो यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं PA में भी होगा। क्यों भाई? क्योंकि सिंस PA इज इक्वल टू PB, तो जो चीज PB में है वो PA में है। तो आप यहां पर इसकी जगह PA लिख सकते हैं, और जब ये आपने लिख दिया तो Y इज द एलिमेंट ऑफ A हो गया। अब आप बताओ Y किसमें लेके चले थे आप? Y तो आप लेके चले थे B में, आगे किसमें? A में। तो इसका मतलब है कि B जो है वो इस बात को इंप्लाइज कर रहा है कि B इज सबसेट ऑफ A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, अब आप मिला दीजिए कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन राइट हियर फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव A इज इक्वल टू B। यहां पर A और B दोनों इक्वल हो गए। तो आपने देखा कि यहां पर जो है आप पावर सेट दोनों के अगर बराबर थे तो वो सेट भी बराबर आ गया। तो इस तरह से आपने बहुत अच्छी तरह इन क्वेश्चंस को समझ लिया है। फिर आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और इसको जो है वो आप नोट करें। तब तक मैं आपको सेकंड क्वेश्चन देता हूं नेक्स्ट। तो ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है और इसको रीड करते हैं। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट द फर्स्ट वन इज A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A एंड A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू A। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, और आपको लग रहा होगा कि ऑपरेशन चेंज है बट वैल्यू बराबर आ रही है। तो देखते हैं यहां पर क्या होता है कि हम लोग इसका सोल्यूशन लेते हैं। लेट या इफ करके लिखिए, लेट नहीं करते हैं। इफ A इज सबसेट ऑफ B, हम अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं कि इफ A इज सबसेट ऑफ B, हम मान लेते हैं कि एक सेट A है वो B का सबसेट है। तो जब B का सबसेट होगा तो ये इस बात को इंप्लाइज करता है कि देन A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा?
ए के बराबर होगा, क्योंकि अगर ए बी के अंदर आ रहा है और इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लें तो वो किसके बराबर आएगा, हमेशा छोटे वाले के बराबर आएगा, यानी कि ए के बराबर आएगा। अब यहां पर इस बात को भी इंप्लाइज ये कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कहीं ना कहीं मान लीजिए ए का है। जब कोई दो सेट आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट भी हो जाते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है कि ए सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो मान लिया कि हमने ये दोनों बराबर है, क्योंकि हमें अपना काम बनाना है, तो इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ये इस बात को भी इंप्लाइज कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। ठीक है, और यहां पर अगर हम दोनों तरफ देखें, यहां पर हमें लाना है ए यूनियन, तो ए यूनियन अगर हम कर दें यहां पर, तो ए यूनियन दिस इंप्लाई दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप बताओ कि अगर ये ए का सबसेट है और ए के साथ ही हम जो है इसका यूनियन ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू ए आने वाली है, यानी कि आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका जो हो गया वो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट यहीं पर देखते हैं, वो भी एकदम सिमिलरली इसी तरह से होगा। इफ सेम ऐसे लेके चलिए, ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ओके, अब यहां पर बात आती है कि ठीक है, अगर ये ऐसा हो गया तो ए इज सबसेट ऑफ, अब यहां पर जो हमें जरूरत है उसके लिए हम लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ओके, अब देखिए ए में अगर बी का यूनियन करेंगे तो डेफिनेटली ए और बी दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, और जब दोनों के एलिमेंट आएंगे तो हमेशा ए से ज्यादा होंगे, तो जब ए से ज्यादा होंगे तो ए जो है इस ए यूनियन बी का सबसेट हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें तो यहां पर ये भी कह सकते हैं कि ए जो होगा वो कहीं ना कहीं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ये बताइए कि अगर हम इसके ए का इंटरसेक्शन करें तो ए का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो ए यूनियन बी में ए और बी दोनों है, और ए के साथ हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब कि ए ही उसका कॉमन पार्ट आएगा, इन दोनों में भी ए है और इसमें भी ए, तो इसका कॉमन पार्ट ए आ जाएगा और ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने इसका सोल्यूशन देखा, बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही बेस्ट इसका जो है ये सोल्यूशन है। फिर आ जाते हैं कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि शो दैट, इसका भी सोल्यूशन देखते हैं, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दिमाग में नहीं आता हम लोग कि हम कह रहे हैं कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन ए और सी के बराबर है तो एक दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि बी और सी बराबर होंगे तभी ऐसा हुआ होगा। तो ये बात हमें यहां पे बतानी है कि नीड नॉट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी। और मैं आपको यहां पर बताते चलूं कि अगर आपके सामने नीड नॉट आ जाए या आपको आ जाए कि चेक इट, तो आप जब चेक इट वाली बात आ जाएगी या यहां पर नीड नॉट इंप्लाइज या इस तरह की बातें आ जाएं या चेक वेदर इट इज, तो वहां पर आपको एग्जाम्पल्स लेके काम करना होगा। तो एग्जाम्पल लेके काम कैसे करेंगे, तो यहां पर हम लोग अपनी तरफ से कि सपोज, यहां पर अपनी तरफ से सपोज सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, हम लोग अपनी तरफ से यहां पर मान लेते हैं कि 1 2 3 4, यहां पर बी ऐसा सपोज करते हैं कि जिसमें 3 4 5 और 6। ठीक है, आप चाहे तो इसके अंदर जो है वो 2 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, मतलब हमें सेट करना है इसको कि हम ये चीज दिखा दें कि हो भी सकता है बट नहीं होगा। तो हम एक बार भी दिखा देंगे कि नहीं होगा तो हमारी बात प्रूव हो जाएगी। नीड नॉट इंप्लाई, यानी कि होता तो है लेकिन नहीं भी हो सकता है, तो नहीं हो सकता है यही हमें शो करना है। और सी क्या हो जाएगा, यहां पर सी को हम ले लेते हैं 2 3 4 9 और 10, थोड़ा अलग मान लीजिए इसको। अब यहां पर अलग से लेके चलते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं। तो वी हैव ए इंटरसेक्शन बी, हम अलग से निकालते हैं। चलो, अब ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या कॉमन आने वाला है। तो यहां पे 2 3 4 2 3 4, तो यहां पर आ गया 2 3 4। ओके, फिर ऑल्सो यहां पर हम निकाल लें ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन सी अगर निकालते हैं तो ए और सी का वो निकालिए, तो यहां पर देखिए 2 3 4 2 3 4 2 3 4, और तो कोई कॉमन आ नहीं रहा है। देखिए दोनों आपस में इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज दैट
A intersection B is equal to A intersection C, but B not equal to C, but B not equal to C। देखिए B में क्या है कि आपके 2 3 4 5 एलिमेंट है, सॉरी 4 5 6 एलिमेंट है, यहाँ पे 2 3 4 9 10 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर हो रहे हैं, इक्विवेलेंट सेट तो हो रहे हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो दे आर इक्विवेलेंट बट दे आर नॉट इक्वल। क्योंकि इक्वल होने के लिए 5 और 6 यहां पर डिफरेंट आ रहा है, यहां पर आपका 5 आ रहा है और ये आपका जो है 6 आ रहा है, और यहां पर 5 और 6 नहीं है, तो दैट इज वाई ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये आपस में कभी इक्वल नहीं होंगे। तो हमें बताना यही था कि यहां पर नीड नॉट इंप्लाइज। तो पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि हमको ये चीज दिया हुआ है, यानी हमने अपनी, आप कोई और एग्जांपल भी मान सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी कॉपी करो, आप अपनी तरफ से कोई भी ऐसा एग्जांपल मान लेना जिसमें कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C जो है बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए। और जब इक्वल आ जाएगा तो ये जरूर ध्यान रखना कि वो एलिमेंट ऐसे मानना कि B और C आपस में इक्वल ना हो, तो भी उनका इंटरसेक्शन इक्वल आ जाए, तो फिर आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पर फिर हम लोग चल पड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जिसको मैं रीड करता हूं आपके लिए। लेट A एंड B बी 2 सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स है या एम्प्टी सेट भी हो सकते हैं, बस यहाँ 2 सेट्स दिया हुआ है। इफ A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5, यानी A और X का इंटरसेक्शन, B और X का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है, एंड A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, A यूनियन X और B यूनियन X आपस में इक्वल है फॉर सम सेट X, शो करना है कि A और B इक्वल होंगे। अब यहां पर फिर वही फंडा आपके लिए आता है कि अगर हमें 2 सेट को इक्वल करना है तो क्या करना है, बताओ तुम लोग भी। आप यहां पर जो है क्या बोलोगे कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। अगर हम ऐसा कर दें तो डेफिनेटली वी कैन राइट हियर A इज इक्वल टू B। तो फंडा यही लगना है हमारा। अब इसको लगाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, वो बस दिमाग लगाइए आप कि हम क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे इस चीज को, और यहाँ देखते हैं, तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि यहाँ पर A और B 2 सेट्स हैं, जिसमें A इंटरसेक्शन X B इंटरसेक्शन X 5 है, और ये दोनों आपस में यूनियन उनका बराबर है फॉर सम सेट X, देन A इज इक्वल टू B। ओके, तो यहां पर गिवन दैट, पहले तो क्या दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्वेश्चन थोड़ा रीजनेबल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर गिवन दैट A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। ओके, A यूनियन X और B यूनियन X आपस में क्या है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो बराबर है। हम यहां पर इसमें एक साथ काम करते हैं, चूंकि हमें A और B को इक्वल करना है, मैं टेक्निक आपको बता रहा हूं, तो हम पहले A को लेके चलेंगे और A के साथ हम इसका क्या करने वाले हैं, इंटरसेक्शन लेने वाले हैं। जब इंटरसेक्शन लेंगे तो देखते हैं क्या होता है यहां पर। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन X और A इंटरसेक्शन B यूनियन X। ओके, हमने क्या किया, दोनों तरफ से A का इंटरसेक्शन ऑपरेट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर जब इंटरसेक्शन ऑपरेट करेंगे तो जरा आप सोच के बताइए, अगर A और A यूनियन X, कोई सेट A है, मान लीजिए A के अंदर मान लीजिए A B एलिमेंट है, ओके, और यहां पर मान लीजिए X कोई एलिमेंट है जिसके अंदर C D एलिमेंट है, ओके, तो A यूनियन X क्या हो जाएगा, A B C D, ओके, और फिर A का इंटरसेक्शन A यूनियन X के साथ किया जाए। तो इन दोनों के साथ अगर इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पॉइंट आएंगे, कॉमन पॉइंट कौन हो गए, A B, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, A के। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन X जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, A के इक्वल आ जाएगा। मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर, क्योंकि यहां एग्जांपल भी दे, आपको एग्जांपल नहीं देना है, आपको समझने के लिए यहां पर है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर आपका इसकी वैल्यू जो है A हो गई। क्यों हुई वो मैंने आपको रीजन बताया। अब यहां पर आ जाते हैं और इस पे अंदर ऑपरेट कर लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B और यूनियन A इंटरसेक्शन X, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। यहां पर आप लिख सकते हैं, सिंस A इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू A। ओके, अब यहां पर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया इस वाले केस में, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपने पढ़ा भी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने कहां पढ़ा है इसको, इंटरसेक्शन वाले की प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में।
तो यहां पर आपका A इज इक्वल टू आप क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B, ओके, यूनियन ऑलरेडी हियर गिवन A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5, A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो गया 5, क्योंकि ये गिवन दैट A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5, ओके। अब यहां पर दिस इंप्लाई दैट अगर A इज इक्वल टू और 5 के साथ कोई भी यूनियन करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही सेट आ जाता है, तो यहां पर आपका ये सेट आ गया। इसको आप कह सकते हो कि ये एज ए नंबर 1 हो गया, ठीक है। इसको चलिए यहां पर हमने क्या मान लिया, नंबर 1 मान लिया, तो यहां पर आप यहां छोड़ दीजिए इसे। अब हम लोग चले आते हैं फिर सेकंड वाले केस में, यहीं पर कंटिन्यू करते हैं। आल्सो अब हमें चूंकि ए को हमने दिखा दिया, तो अगर हम ऐसा ही कुछ दिखा दें कि ये वाली चीज बी के बराबर भी है तो बात बन जाएगी, तो यहां पर वो सबसेट वाला कहानी नहीं, डायरेक्ट भी हो जाएगा। अब यहां पर फिर लेके चलते हैं। आल्सो वी हैव A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, ओके। अब यहां पर चूंकि हमें B को दिखाना है तो अब B को लेके चलेंगे, B के साथ ऑपरेट करेंगे। तो B के साथ कैसे ऑपरेट करेंगे, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन X इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन X, ओके। अब यहां पर फिर वही बात आ गई कि हम यहां इंटरसेक्शन ऑपरेट कराएंगे, तो B इंटरसेक्शन A और यूनियन B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी B, सिंस यहां पर लिख दे रहा हूं B इंटरसेक्शन B यूनियन X इज इक्वल टू B, ओके। यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर आपका ये वैल्यू जो है, देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं B इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B में कोई फर्क नहीं होता, तो इसको हम A इंटरसेक्शन B लिख ले रहे हैं, और यूनियन B इंटरसेक्शन X यहां पर ऑलरेडी 5 है, तो 5 डाल दीजिए इज इक्वल टू B। यहां पर मैं डाल ले रहा हूं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, एंड गिवन दैट B इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू 5, ओके। तो यहां पर ये वैल्यू जो है आपकी आ गई 5। अब ये वैल्यू जो है दोनों ऐड करेंगे यानी यूनियन करेंगे, तो क्या घटना होने वाली है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B, ओके। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B, इसको आप कर दीजिए नंबर 2। अब आप बताओ कि यहां पर अगर आपने देखा तो नंबर 1 में ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, कि एक बार यहां लिख देता हूं आपके लिए कि A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B और B इज इक्वल टू भी A इंटरसेक्शन B। आपने तो दो अलग अलग चीजों से ऑपरेट किया है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 वी हैव, या वी गेट A इज इक्वल टू B। हमें प्रूव क्या करना था, A इज इक्वल टू B। तो मुझे लगता है आप पूरी तरह समझ गए होंगे, बट एक बार हम इसको और थोड़ा रिव्यू करते हैं आपके लिए कि हमने किया क्या। एक बार फिर से ध्यान देते हैं। तो यहां पर पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं कि A एंड B be the two sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to 5 and A union X is equal to B union X for some set X, then show that A is equal to B। अब यहां हमने ऑपरेशन कैसे किया कि जो हमें दिया था वही हम लेके चल रहे हैं, तो A यूनियन X इज इक्वल टू A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X ऑलरेडी गिवन। हमने इसमें इंटरसेक्शन ऑफ A का ऑपरेशन कर दिया दोनों तरफ, तो हमने A इंटरसेक्शन A यूनियन X, A इंटरसेक्शन B यूनियन X, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बस यहां पर यही आपको समझना है कि A इंटरसेक्शन A यूनियन X मैंने एग्जांपल दिया था, तो वहां पर इसकी वैल्यू A हो जाएगी। बस इतना ही समझो, इसमें A और X दोनों है और इसमें A है और A का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो A ही आएगा, सबसे मिनिमम वाली चीज आएगी। और यहां आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन X, तो इसमें हम इंटरसेक्शन को ऑपरेट करा दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव करा दे रहे हैं, तो यहां पर A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X। अब ये A इज इक्वल टू ये A इंटरसेक्शन B और ये वैल्यू ऑलरेडी 5 आपको दी हुई है, देखिए मैंने लिख भी दिया यहां, तो 5 हो गया और 5 को जब यूनियन करेंगे तो उतना ही आएगा, तो A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली वी कैन टेक the same thing which is given, that is A union X is equal to B union X. So we will take the operation of intersection up with B on both the sides. तो B के साथ इंटरसेक्शन हम लेंगे दोनों तरफ, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन X, B इंटरसेक्शन B यूनियन X,
तो बी यूनियन एक्स, इसमें बी और एक्स दोनों है और यहां पर सिर्फ बी है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। अब ए और बी का इंटरसेक्शन चाहे इधर से लिखिए उधर से लिखिए, दोनों बराबर होते हैं। तो देखिए मैंने इसको ए इंटरसेक्शन बी कर लिया ताकि आपको वैसा ही दिखाई दे, इसलिए यहां पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 दी हुई है ऑलरेडी, यहां पर 5 है तो ये वैल्यू और ये बी हो गई। फिर इसके साथ इसका यूनियन किया, उतना ही आगे, इसको मैंने इस तरफ से लिख लिया, ये हो गया बी इज इक्वल टू। इसी को मैंने कंसोलिडेट किया यहाँ पर कि a इज इक्वल टू दिस मच एंड b इज इक्वल टू दिस मच, तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली सेम हो जाएंगे और ये वैल्यू जो है a और b के बराबर हो जाएगी। तो ये होता है सेट्स में कॉन्सेप्ट होते हैं और कॉन्सेप्ट में क्वेश्चंस जो है दिखाई नहीं देते, इसीलिए लोग कहते हैं कि सर ये प्रूफ नहीं हो पाता है जल्दी से। हम समझ तो जाते हैं सेट्स क्या है, सबसेट्स क्या है, सब कुछ है, डेफिनेशन क्लियर है, सब कुछ है, बट जब प्रूफ करने चलते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम कहां से चले। तो बेटा ये बहुत ध्यान से आप इसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। वी विल मूव फ्रॉम द, तो आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ये रहा और यहां पर हम लोग, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, ऑल थिंग यू हैव टू डू, ठीक है, सभी कुछ आपको ही करना है इसके अंदर। तो देखते हैं यहां पर क्या है कि फाइंड द सेट ए, सेट बी एंड सेट सी सच दैट A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is equal to 5। एक्चुअली देखिए कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और मैं ये भी आपको बता दूं कि ये देखिए किसी भी चैप्टर को कवर करने के लिए उसमें 1000 ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, बट हम कितना कवर करेंगे तो आप ये एस्पेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई विल डिस्कस हियर, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स से कम एक एक क्वेश्चन यहां पर आपके सामने रखा जाए और उसको डिस्कस किया जाए। उसमें हर तरह के हो सकते हैं, रीजनेबल भी हो सकते हैं जहां पे आपको सोच के काम करना है, जहां पे आपको खुद मैनिपुलेट करना है, जहां पे प्रूफ करना है, या कुछ व्हाटएवर जो डाटा दिया है उसके हेल्प से कुछ निकालना है। सो मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन सेट्स। तो यहां पर पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर है फाइंड द सेट ए, सेट बी, सेट सी लाइक दैट एंड दैट, यहां पर आपको दिया हुआ है। अब आप खुद देखिए, इसमें खुद ही सब कुछ सपोज करना है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपके सामने लिख रहा हूं और एक्चुअली क्या है कि आप खुद सोच के देखिए कि हम कैसे इसको सेट कर सकते हैं। तो हम अपनी तरफ से यहां पर क्या कर रहे हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, ऐसा सेट करेंगे हम 1 2 3, यहां पर आ गया। बी हम एक ऐसा सेट लेंगे कि जिसके अंदर यहां पर कहीं ना कहीं, मतलब वो कह रहा है ना कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि वो नॉन एम्प्टी होगा, यानी कहीं ना कहीं वो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। तो यहां पर हम डाल देते हैं 1 4 5, ओके। और यहां सी में हम डाल देते हैं 3 4 ना रखिए, 3 5 6, ठीक है। ये हमने अपनी तरफ से सपोज किया। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इन कंडीशंस को कैसे फुलफिल करेगा ये। तो यहां करके देखते हैं हम लोग यहां पे। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं पहले। ए इंटरसेक्शन बी यहां पर क्या आ जाएगा, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें देखिए कॉमन आ रहा है सिर्फ 1 और 1, तो यहां पर आ गया 1, ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 5, ओके। आपने ये कहा है कि इट इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तो नॉन एम्प्टी हो गया। ऑल्सो बी इंटरसेक्शन सी, अब बी और सी का कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर देखिए मुझे लगता है कि 5 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 इसमें है नहीं, 5 है दोनों में और इधर 6 हो गया, तो 5 हो गया। चलिए फिर ए इंटरसेक्शन सी हम निकाल लें, ये भी नॉट इक्वल टू 5 हो गया, ओके, सभी लोग समझ रहे होंगे इसको। फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी अगर हम फाइंड कर लें तो ए इंटरसेक्शन सी, तो ए और सी में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 1 यहां नहीं है, 2 यहां नहीं है, 3 यहां है, 3 यहां है, तो 3 आपका जो है वो आ जाएगा और यहां पर आपका जो है वो आप लिख सकते हो 3, जो कि नॉट इक्वल टू 5 है। लेकिन वी हैव इन दिस केस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर हम फाइंड करें तो आप मुझे बताइए कि यहां पर क्या आने वाला है। तो यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं 1 2 3 और इंटरसेक्शन अगर आप ले रहे हैं 1 4 5, इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं मान लीजिए 3 5 6।
अब आप बताइए कोई ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में कहीं ना कहीं कॉमन है, क्योंकि अगर तीनों का एक साथ कॉमन आ रहा है तो एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो यहां भी हो, यहां भी हो और यहां भी हो। देखो मैं दिखाता हूं, 1 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो 1 हो नहीं सकता। ओके, फिर यहां 2 है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, हो ही नहीं सकता। 3 इस जगह पर है लेकिन यहां नहीं है, यहां है, तो नहीं हो सकता। यानी कुल मिला के कोई हमको ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो यहां पर आ गया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो है वो क्या हो गया, 5 हो गया। तो यही बात हमें शो करना था, ये फाइंड द सेट A, यानी हमारा, और ये जरूरी नहीं है कि योर आंसर विल बी मैच विद माय आंसर, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पे कुछ और मान लिया, यहाँ कुछ और मान लिया, यहाँ कुछ और मान लिया, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके भी इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, लेकिन थीम आपको समझ में आ गई होगी कि आपको इसमें करना क्या है। तो मुझे लगता है इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं। लीजिए मैं भी इसको लिख दे रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं आप। और इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बताने वाला हूं। एक मेथड तो ट्रेडिशनली जो आपके फार्मूले हैं उनके बेस पे ही बताऊंगा, एक मैं आपको ऑफ द ट्रैक बताऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये कहीं ना कहीं आपके एनसीईआरटी में भी है, आर डी शर्मा में भी है, वॉट एवर द बुक्स यू आर हैव यू, तो उसमें आपको सबको मिलेगा। तो ये आप देखते हैं कैसे है। मैं एक बार रीड करता हूं आपके लिए कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सभी क्या आता है, और बहुत से लोगों क्या हिंदी आता है, बहुत से लोगों क्या अंग्रेजी आता है, या बहुत से लोगों क्या अलग अलग तरीके के वो आते हैं। तो उसमें बोल रहे हैं कि 60 लोगों का सर्वे किया गया, जिसमें कि 25 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, 26 ऐसे हैं जो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 26 ऐसे हैं जो आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 9 उसमें ऐसे हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 11 उसमें ऐसे हैं जो एच और टी पढ़ते हैं, 8 उसमें ऐसे हैं जो टी और आई पढ़ते हैं, और 3 ऐसे हैं जो यहां पर सभी टाइप्स के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब यहां पर बात आती है कि आपको फाइंड करना है 2 चीजें, कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट 1 ऑफ द न्यूज़पेपर, जो एटलीस्ट 1 ऑफ, नहीं कोई ना कोई वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, वो आपको बताना है, एंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया, अभी भी नहीं आया होगा। मैं यहां फिगर बनाता हूं, फिर आपको शायद थोड़ा सा और इजी लगने लगे। तो मैं यहां बनाता हूं, इट इज द कॉलम ऑफ एच टी आई, और इन सभी को हम एक रेक्टेंगल में बंद कर देते हैं। ये हो गया एच, ये हो गया टी, ये हो गया आई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये लिखने का मतलब ये नहीं है, पूरा सेट की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका पूरा सेट एच हो गया, ये पूरा टी हो गया, ये पूरा आई हो गया। ठीक है, और ये तो यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल के अंदर रख दिया जाता है। अब यहां पर बात आती है कि जो जो दिया हुआ है उनको हम एक बार लिख देते हैं। तो एक बार यहीं पर लिख देते हैं ताकि यहां पर हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर पहले क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहां पर दिया है कि इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो यहां पर एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई इज इक्वल टू 60, ये आपको दिया है। यानी टोटल आपके 60% हैं, तो उनको आपने यहां पर बता दिया। अब कह रहे हैं इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। ठीक है, तो यहां पर एच, अब एच वाले तो एन एच 25, एन टी 26, एन आई 26। ठीक है, आई पढ़ने वाले भी 26 है। फिर यहां पर आ जाइए 9 रीड एच एंड आई, 9 रीड एच एंड आई, एच और आई का जो इंटरसेक्शन है वो 9 हो गया। एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, तो एच और टी के 11 है। और फिर एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई, ओके, ये आपका टी इंटरसेक्शन आई 8 है। क्यों जो आपको दिया है वो सब मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ताकि आपको सिर्फ वैल्यू रखनी पड़े। और फिर आप जो है यहां पर आ जाइए कि यहां पर वैल्यू आ गई
फिर कह रहा है 3 रीड ऑल द न्यूज़पेपर। तो ऑल द न्यूज़पेपर का मतलब है कि ये पोर्शन जो है वो ऑल द न्यूज़पेपर्स वाले हैं। देखिए वो एच में भी आ रहा है, टी में भी आ रहा है और आई में भी आ रहा है। ये जो पोर्शन है एक्चुअली में एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। अब यहां पर एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई इज इक्वल टू 3। तो यहां पर ये वैल्यू आपकी आ चुकी है। जो जो यहां पे दिया हुआ है वो सारी वैल्यू आपने रखी है। अब यहां पहला हम निकालते हैं फर्स्ट ए। तो यहां पर आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ पीपल who read at least one of the newspaper, who read at least one of the newspaper। ओके, तो यहां पर आपका जो सर्वे किया गया है वो यहां पर एक चीज और भी मैं बता दूं आपको, ये यहां पर जो मैंने लिखा है ये H इंटरसेक्शन T, ये एक्चुअली नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। ये यहां पे 60 नहीं है, यही फाइंड करना है। और यहां पर आप डाल सकते हैं NS, यानी पूरा जो सिस्टम है, पूरे जो सर्वे किए गए हैं वो 60% के किए गए हैं। तो वो हमारा जो है यहां पर केवल डेटा दिया हुआ है, बाकी हमें फाइंड ये करना है। यानी कि पहले वाले केस में आपका जो है वो यहां पर आ जाएगा N ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, नहीं यूनियन ना, कभी कभी दिमाग इधर उधर भी हो जाता है, कोई बात नहीं है। देखिए हमें जो निकालना है वो क्या है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। यानी कि हमको कम से कम जो एक पढ़ रहा है, यानी कि सभी के सभी आ जाएंगे, और सभी के सभी जब आएंगे तो वो हो जाएगा H यूनियन T यूनियन I, एंड इट इज इक्वल टू N ऑफ H प्लस N ऑफ T प्लस N। आपने वही एग्जांपल किया था जिसमें A B C आपने माना था, तो वो यहां पर H T और I के उसमें है, फिर I और फिर माइनस हो जाएगा यहां पर N ऑफ H इंटरसेक्शन T, फिर यहां आ जाएगा प्लस N ऑफ H इंटरसेक्शन I और फिर प्लस N ऑफ T इंटरसेक्शन I, और यहां पर आपका जो है प्लस N ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो देखिए इतना बड़ा तो पहले फार्मूला आपको जो है वो पूरी तरह से याद होना चाहिए, तब जाके आप इसको, और सबके मीनिंग आपको समझ में आ रहे होंगे कि इसका मीनिंग क्या है। अब यहां वैल्यू हम रखते हैं एक एक करके, तो वैल्यू आप रख दीजिए। तो देखिए सब कुछ सीधा सीधा रखा हुआ है। H की वैल्यू यहां पर देखिए 25 है, फिर यहां पर T की वैल्यू आपकी जो है वो 26 है, यहां पर इसकी वैल्यू भी 26 है, और यहां पर आपका जो है वो NH T यहां पर आपका जो है वो 11 है, यह आपका जो है 11 है, और H और I का इंटरसेक्शन जो है वो 9 है, और फिर यहां पर इसी तरह से ये 8 है, और फिर यहां पर ये प्लस 3। अब आप सभी को ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 77, और यहां पर ये आ जाएगा 28 और प्लस 3, तो 80 माइनस 28, यहां पर ये 52। सो 52 विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर ये आपका जो है वो पहले वाले का आंसर आ जाएगा। यानी कि 52 लोग ऐसे हैं उस 60 में से, देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। यानी अगर मुझसे ये पूछ दिया होता कि कितने ऐसे हैं जो कोई न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, किसी भी तरह का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, तो वो 60 में से 52 को हम घटा देंगे। लेकिन वो यहां पूछा नहीं, मैं आपको आपके उसके लिए बता रहा हूं कि अगर ऐसा आ जाए तो भी आप इसको डील कर सकते हैं। तो ये हो गए 52% ऐसे हो गए जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब यहां चले आते हैं हम बी के लिए। बी में आपसे क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ठीक है, यानी कि जो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी कि ये वाला जो पोर्शन होगा, ओके, और इसी तरह से ये वाला जो पोर्शन होगा, और जो इसमें ये वाला पोर्शन होगा, ये एग्जैक्टली आप देखो तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देखिए एग्जैक्टली H को पढ़ रहा है,
ये एग्जैक्टली टी को पढ़ रहा है, इनका कोई कॉमन नहीं आ रहा है, और ये एग्जैक्टली आई पढ़ रहा है। यानी हमको इनको निकाल के दिखा देना है कि ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहां पर, तो लिख देते हैं यहां पर कि द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड exactly one newspaper। ओके, अब यहां पर आपको क्या निकालना है, exactly one of the newspaper। तो एक्चुअली इसका जो फार्मूला होगा वो क्या आ जाएगा, n ऑफ दिस। अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ लिख दिया तो वो आ ही गया, मतलब वही चीज है। तो आप उसमें क्या लिखोगे, तो पूरे पहले तो ये आई जाएंगे, n ऑफ h यूनियन T यूनियन I, टोटल तो आई गए। अब टोटल में से एक काम करते हैं, ये वाला पोर्शन मैं यहां पे रेड से बनाता हूं, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन मैं यहां पे इसको बाहर कर देता हूं। जरा पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है और ये है यहां पर, इसको मैं इतने में से बाहर कर देता हूं, उस 52 में से। तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी बताओ। अगर ये वाली चीज हम निकाल के बाहर कर दें इस टोटल में से, तो हमें एग्जैक्टली यही वाले बच जाएंगे। तो अब आपको यही काम करना है। तो ये काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब इसमें से पहले इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करो आप, तो इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट करो, तो n ऑफ h इंटरसेक्शन t माइनस n ऑफ h इंटरसेक्शन i माइनस n ऑफ t इंटरसेक्शन i। फिर अब आप यहां पर एक टेक्निकल इश्यू आने वाला है, और वो क्या आने वाला है यहां कि आप देखो, जब आपने इसे सब्ट्रैक्ट किया, जब ध्यान समझिएगा, तो पहले आपने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया पूरा, तो आपको सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था और सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया, इस पूरे को लिया। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको एक बार और अभी रिपीट करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। तो यहां पर देखिए क्या है कि अगर मैं इसे कुछ मान लेता हूं, जैसे ए बी सी, मान लीजिए यहां पर मैंने इसका नाम दे दिया, ऐसे कुछ समझाने के लिए आपको कर रहा हूं, ए बी सी और डी। अब जरा ध्यान समझिएगा, तो मैंने पहली बार में ए और बी को बाहर कर दिया, ठीक है, ये दोनों जोड़ के बाहर कर दिया, तो हमें सिर्फ सी करना चाहिए था। तो हमें कुल मिला के हमें ए बी सी डी बाहर करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाहर करना है हमें, मतलब ये चीज हमें लानी है। अब हमने बाहर क्या किया, ए बी, ध्यान समझिए, ए प्लस बी बाहर कर दिया, तो फिर हमें सी करना चाहिए था, लेकिन हमने कर क्या दिया, बी प्लस सी, फिर हमने कर दिया बी प्लस सी। अब बी प्लस सी कर दिया, तो एक्चुअली ये बाहर कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव में जा रहा है सारा चीज, वो पहले बाद में समझ लेंगे। फिर यहां पर बी प्लस डी, फिर बी प्लस डी। अब एक्चुअली में क्या एक्स्ट्रा आ गया ये बताइए, हमें तो लाना है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया, दो बी यहां पर एक्स्ट्रा आ चुके हैं, तो हमें यहां पर टू बी, हमें यानी जो मोस्ट कॉमन पार्ट है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। तो ये जो मोस्ट कॉमन है वो पोर्शन दो बार आ चुका है, तो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां चूंकि इक्वेशन के फॉर्म में बता रहा हूं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो यहां पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, मैं यहां समझाता हूं। तो यहां पर आपने क्या किया, इसको बाहर कर दिया, फिर इसको बाहर कर दिया, फिर इसको बाहर कर दिया, तो ये दो बार और बाहर हो चुका है। तो हमको ट्वाइस ऑफ एन यहां पर हो जाएगा एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। बस यही काम आपको बहुत अंडरस्टैंड करना है, बाकी कोई इशू नहीं है कि ये क्यों हुआ, वो मैंने मीनिंग आपको समझाया है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 52, ओके। फिर ये वैल्यू कितनी हो गई, एच इंटरसेक्शन टी, यहां पर दिया हुआ है एच इंटरसेक्शन टी 11, फिर यहां पर आ जाएगा एच और आई 9, फिर यहां पर 8, और फिर यहां पर प्लस 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, ये वैल्यू आपकी 3 है। अब यहां आ जाएगा 52, और फिर यहां पर आ जाएगा -28 और प्लस 6, तो यहां पर आ जाएगा 58 और माइनस आपका आ जाएगा 28, जो कि हो जाएगा 30। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आपका आ चुका है 30। तो ये आप बहुत अच्छी तरह आप समझ गए होंगे, तो मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर जो इश्यू आने वाला था वो सिर्फ यही वाला आने वाला था फार्मूले के केस में कि ये कैसे आया, तो वो मैंने अभी आपको समझाया। एक बार मैं और आपको रिव्यू कर देता हूं, और मैं सेम क्वेश्चन
दिस क्वेश्चन विल बी एक्सप्लेन इन अल्टरनेट मेथड ऑल्सो। मैं इस क्वेश्चन को एक अल्टरनेट मेथड से और समझाऊंगा, तो आप इसमें बिल्कुल भी वरीड ना हो कि सर ये बड़ा टफ टाइप का लग रहा है और ऐसा है कि बहुत अंडरस्टैंड करने में भी दिक्कत हो रही है, तो कुछ और इजी मेथड अगर हो तो बहुत है। तो मैं एक आपको इसी अप्रोच देने वाला हूं, लेकिन पहले आप लेकिन इसे समझो, क्योंकि समझना जरूरी है। और अगर समझ गए तो आप वैसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे। तो देखिए, पहली बार में आपको निकाला था द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आपका जो है एटलीस्ट निकालना है, इसका मतलब है कि उसमें सभी के सभी आ गए तो यूनियन आ गया। यहाँ पे NH, NT, NI और फिर ये तो फार्मूला हो गया, सब की वैल्यू आपने रख दी, सब वैल्यू यहाँ रखी हुई है, आपने निकाल दिया। यहाँ केवल समझने वाला सेकंड वाले केस में है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड न्यूज एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, वन न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आपको इसका मतलब ये कि वन निकालना है, तो आपको इसमें से ये वाला पोर्शन जो मैंने ये लाइन खींची है, सेट किया है, यही चीज आपको एग्जैक्टली बतानी है। तो ये इसमें हमने टोटल ले लिया और इसमें से ये वाले जो कॉमन पोर्शंस आपको नजर आ रहे हैं ये ही आपको बाहर कर देने हैं। तो देखिए, इनको मैंने बाहर किया है, तो ये पूरा पोर्शन ले लिया और ये आपका जो है जो इंटरसेक्शन वाले पोर्शन है वो आगे। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मैंने बताया कि हमें बाहर करना है, बाहर क्या करना है, देखिए A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाहर करना है, यही बाहर करना है। हमने नाम दिया हुआ है यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसे हमें बाहर करना है, मतलब निगेटिव करना है, हटाना है। अब जब हटाएंगे हम, तो देखिए हटा कैसे रहे, हम यहाँ पहले माइनस बाहर ले रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ हटा कैसे रहे कि अब हटा रहे, हम पहले हटाए इस वाले पोर्शन को, तो ये हो जाएगा A प्लस बी। ओके, अब यहाँ पर जब A प्लस बी हो गया तो हमें सिर्फ C हटाना चाहिए था, लेकिन फिर हमने हटाया क्या, B और C, यानी कि हमने H और I को हटा दिया। तो जब H और I को हटाया तो उसमें हमारा B और C दोनों आ गया, तो B और C दोनों आ गया, तो वो भी हट गया, B और C दोनों आ गया। चलिए, अब यहां क्या हो जाएगा, फिर हम जब बैलेंस करेंगे, फिर जब इसको करेंगे तो B और D आ गया, तो B और D आ गया। अब आप बताओ, हमें तो लाना था A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यहां आ गया A प्लस बी प्लस बी प्लस बी, तो 2 बार B एक्स्ट्रा आ चुका है, वही 2 बार B हम यहां पर क्या करेंगे, वो फिर बैलेंस कर लेंगे। अब जरा फिर से इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, और यहां पर आ जाएगा प्लस करके 2B। तो देखिए जरा ध्यान से, यही वाला पोर्शन अगर ध्यान दिया जाए तो ये आप करेंगे तो यहां प्लस हो जाएगा, सब ब्रैकेट में हो गया। ठीक, अब ये वैल्यू समझ में आ रही होगी आपको, देखिए ये वाला, और फिर आपका जो है यहां पर ये पोर्शन प्लस 2B, यानी कि जो मोस्ट कॉमन पार्ट है वो एक बार ट्वाइस करके आ चुका है। तो ये इस तरह से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो मुझे लगता है कि ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहां पर मैंने अभी आपसे प्रॉमिस किया है कि आई विल एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन इन ए डिफरेंट मैनर। तो चलिए, मैं यहां पर इन सभी को इरेज करता हूं, और इरेज करने के बाद मैं यहां पर फिर से आपके लिए फिगर बनाऊंगा और फिर से इसको करता हूं। तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं, और इरेज करके हम लोग सेकंड, तब तक आप इसको, आप स्क्रीनशॉट तो ले ही चुके होंगे, ठीक है। अब यहां पर आ जाते हैं हम सेकंड वाले, तो अल्टरनेट मेथड में यहां लिख दे रहा हूं, अल्टरनेट मेथड। शायद ये मेथड आपको बहुत आसान सा लगे और वीडियो लंबा जा रहा होगा, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग 0 to 100 पहुंचेंगे, यानी कि हमें लास्ट तक पहुंचना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से पूरी पहुंचनी है, और हमें हर तरह के क्वेश्चंस को टेकअप करना है। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, आप सस्टेन करते रहें। अब यहां पर क्या होगा कि अल्टरनेट मेथड में देखते हैं। तो यहां पर जरा मैं फिगर फिर बनाता हूं, तो ये आपका हो गया H T और I, ये यहां पर आ चुका है, इसको हमने डाल दिया, पर नाम इसको कर लेते हैं A B C D E F और G, ठीक है। ये रीड न्यूज़पेपर H T और I, ठीक है। अब तो आपको पूरी तरह समझ में आ रहा होगा। अब हमने देखिए क्या करना है, हमने इसको इजी अप्रोच में क्या कर दिया कि जितने पार्ट नजर आ रहे हैं हर एक में, उन सभी के एक नाम ABCD में डाल दिया।
तो ए बी, इस पोर्शन का नाम बी हो गया, इस पोर्शन का नाम सी हो गया, इसका डी हो गया, इसका ई हो गया, एफ हो गया और जी हो गया। अब इसका फायदा क्या मिला, अब क्या क्या चीज इसमें दिया हुआ है वो हम यहां लिखेंगे और इसको करते जाएंगे। तो सोल्यूशन हम देख रहे हैं यहां पर, इन्हें 60 पीपल, तो सर्वे 60 पीपल, तो वो टोटल हो गए उसमें, तो हमें उसके ये टोटल पीपल्स हो गए। अब इसमें किनका किनका डेटा दिया हुआ है वो बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि अगर यहां पर हमें दिया है इट वॉज फॉर द 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच, तो एच कितने लोग पढ़ते हैं, जो एनएच है वो एक्चुअली 25 है, और वो कौन कौन है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ध्यान दीजिएगा, दिस इंप्लाई दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आपका 25 है। इज इट क्लियर और नॉट? मुझे लगता है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जो एनएच दिया है वो आपने यहां नंबरिंग में शो कर लिया तो हो जाएगा, जैसे इसका नाम दे दिया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के रूप में, तो ए बी सी डी यही एच है, तो वो सारे लोग हैं मिलकर के 25 लोग हो गए। अब सिमिलरली हम लोग इसी तरह और आगे बढ़ लें आल्सो, और डायरेक्ट हम लिखते चले जाएंगे, आसान होगा। फिर हम लोग टी कितने लोग पढ़ रहे हैं, तो टी 26, और टी कौन कौन है, बी सी एफ जी, बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी 26, ये 2 हो गया। फिर यहां पर इसी तरह से दूसरे वाले में जी सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये भी 26 हो गया। ओके, फिर आपको क्या दिया है, 2 एच और टी को रीड करने वाले, देखिए यहां पे लिखा है कि 9 रीड एच एंड आई, एच एंड आई का दिया है, तो चलिए एच और आई का दे देते हैं। तो एच और आई के कॉमन कौन कौन से हैं, सी और डी, तो देखिए सी प्लस डी आपको जो है वो यहां पर दिया हुआ है, जो जैसे दिया वही मैं लिख रहा हूं यहां, तो यह आ जाएगा 4। फिर आ जाइए 11 रीड एच एंड टी, एच और टी, एच और टी का जो कॉमन पॉइंट है वो बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां पर 11। और फिर आपका 8 आ गया टी एंड आई, टी एंड आई, टी एंड आई आपका हो गया सी और एफ, तो सी प्लस एफ वो आ जाएगा 8। और यहां पर आपका जो है वो तीनों में जो रीड कर रहे हैं, मतलब तीनों न्यूज़पेपर, वो है सी, और सी आपकी वैल्यू है 3, सी आपका हो जाएगा यहाँ 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं। अब देखिए जरा कहीं मुश्किल लग रहा है क्या, मुझे नहीं लगता कि अब आपके लिए कोई मुश्किल होने वाला है। अब आप सीधे उल्टी वैल्यू रखते चले जाइए, देखिए कितना आसान हो गया। तो सी की वैल्यू अगर यहाँ 3 है, दिस इंप्लाई दैट, मैं यहीं पर डायरेक्ट कर रहा हूं कि सी इज इक्वल टू अगर 3 है, तो दिस इंप्लाई दैट अगर सी हम यहां रख दें तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। फिर यहां सी हम यहां रख दें तो यहां पर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। फिर यहां पर इसी तरह से जो जो वैल्यू निकलती चली जाएगी वो हम रखते चले जाएंगे। तो सी यहां पर भी 3 रख दीजिए, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 6। फिर यहां पर आ जाइए, अब जो वैल्यू निकल चुकी है वो इसमें रख दिए, तो सी निकल चुका है और आपका सी निकल गया, डी निकल गया और एफ भी निकल चुका है, तो सी डी एफ। तो सी आपका 3 हो गया और डी आपका 6 9 और 5 13, 13 इसमें से घटा देंगे तो कितना बच जाएगा आपका, तो ई की वैल्यू हो जाएगी यहां से 13 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें रख दीजिए बी सी एफ, तो बी सी एफ, तो बी आपका 8 है, 8 3 11, 11 और 5 16, 16 इसमें से घटा दीजिए तो आपके बच गए 10, वो बच गया जी, तो जी आपका आ गया 10। ठीक है, और फिर यहां पर आ जाएगा आपका, अब क्या बचा, शायद मुझे लगता है ए आपका नहीं निकला है, तो ए भी आप निकाल लीजिए। ए आपका आ जाएगा बी सी डी, तो बी आपका 8 हो गया, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 अगर इसमें से घटा देंगे तो आपके बच जाएंगे 8। अब आपकी सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं। ठीक है, अब आपको फाइनली क्या फाइंड करना था, तो पहला आपको फाइंड करना था एन ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, जो कि हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब सारी वैल्यूज आप आराम से इसमें जो यहीं जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए जोड़। ठीक है, तो ये हम लोग वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, तो सभी की वैल्यू रखते हैं यहाँ, और ये वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू 8, फिर 10 फिर 13। ये वैल्यू ई की कितनी आ गई है, ए बी, अच्छा ई की वैल्यू 13 है ना, सी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, यहाँ पर जरा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ ई की वैल्यू जो है वो कहीं गड़बड़ निकली हुई है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं।
तो सी डी और एफ, तो सी और डी आपका हो जाएगा 9 और 5, 9 5 14। तो 14 को जब इसमें से घटाएंगे तो ये बच जाएगा 12। ये मुझे लग रहा था कि कुछ दिक्कत थी, कोई बात नहीं, माफी चाहता हूं, ये कभी कभी मैथमेटिक्स में ऐसा हो जाता है। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे, अब सभी की वैल्यू रख दीजिए आप, तो हो जाएगा 8, ए हो गया, बी की वैल्यू आपकी जो है वो 8, ए भी आ रही है। फिर यहां पर आपका जो है इसी तरह से सी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू 6 है, ई की वैल्यू यहां पर आपका जो है 12 है, और फिर आपका एफ की वैल्यू जो है वो 5 है, और जी की वैल्यू यहां पर 10 है। और मुझे लगता है सभी को जोड़ दें, 8 8 16 16 16 16 16 3 19 19 6 25 25 25 10 35 35 37 37 और 5 42 42 और 10 52। आपको मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर होगा कि पहले वाले का आंसर उस केस में भी 52 ही आया था, तो मुझे लगता है कि 52 यहां भी करेक्ट आ चुका है। अब यहां पर इसी का सेकंड पार्ट भी यहीं पे कर देते कि कितना आसान हो गया अभी ये काम करना हम लोगों के लिए, कि यहां पर आपको कोई फार्मूला भी नहीं लगाना पड़ रहा है और इजीएस्ट। अब आपको निकालना क्या है एक्चुअली, कि आपको एग्जैक्टली जो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनकी वैल्यू यहां रखनी है। यानी कि आपको निकालना है जो सेकंड केस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ए प्लस ई प्लस जी आपको निकालना है। तो ए की वैल्यू यहां पर 8 आ चुकी है, ई की वैल्यू यहां पर 12 आ चुकी है, और जी की वैल्यू अगेन 10 आ चुकी है। तो देखिए आप जब इसको ऐड करोगे तो दिस विल बिकम 30। तो मुझे लगता है कि आपका जो है इसका आंसर भी 30 आया था। तो कोई डाउट मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। एक बार मैं बहुत जल्दी तरीके से इसको एक बार और रिव्यू कर देता हूं कि पहले आप फिगर बना लोगे, उसके बाद जितने इसमें आपके पार्ट्स नजर आ रहे हैं सभी पार्ट्स का नाम रख दोगे, ए बी सी डी, वो इधर उधर भी हो सकता है, कोई बहुत इशू नहीं है, बट समझ में आना चाहिए। तो ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद आपने जो जैसे दिया है तो सभी की वैल्यू को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है वही आपको निकालना था पहले वाले पार्ट में, बट यहाँ पहले एच में कितने लोग हैं, 4 लोग, वो वैल्यू आ गई 25। फिर ऐसे टी वाले में 26, फिर आई वाले में 26, फिर दोनों जो पढ़ रहे हैं वो ये हो गए। तो ऐसे करके इनका निकाल लिया। जो कॉमन पार्ट था वो सी था, बस इसके बाद रिवर्स वैल्यू रखते चले जाइए, ये वैल्यूज आ गई, और उसके बाद सीधे सीधे जो पूछ रहा है वो आप निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये भी क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप इसे रख सकते हैं। बच्चों एक चीज आप सोच रहे होंगे कि मैं हर क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख रहा हूं। ऐसा है कि ये क्वेश्चन है भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वार्टर ऑफ सेंचुरी का एक्सपीरियंस है। इट इज नॉट अ सिंपल एक्सपीरियंस। तो क्वार्टर ऑफ सेंचुरी का एक्सपीरियंस जो आपके सामने जा रहा है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस कितने हॉट्स हैं और कितने अच्छे हैं, और इनमें क्या क्या चीजें अभी इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी आप सेट्स पढ़ रहे हो, इसी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कि इसमें बायनोमियल थ्योरम का भी यूज हुआ है। तो बायनोमियल थ्योरम तो आपने अभी नहीं पढ़ा, तो बायनोमियल थ्योरम अभी आप पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि हॉट्स की कैटेगरी में चला जाता है। जब भी 2 चैप्टर को किसी क्वेश्चन में मिक्स किया जाता है तो समझ लेना कि वो क्वेश्चन हॉट्स की कैटेगरी में चला जाता है और इंपॉर्टेंट कैटेगरी में चला जाता है। तो खैर हम लोग इसको पहले समझते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। और यहां पर कह रहा है कि x आपको दिया हुआ है यहां, तो x इज इक्वल टू 8 पावर n माइनस 7n माइनस 1। ओके, और यहां पर y आपको दिया हुआ है, y भी मैं यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 49n माइनस 1 और n बिलोंग्स टू n। ओके, अब मैं यहां पर एक अलग से आपको इसको लेके चलता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या करते हैं कि xn लेट, मान लीजिए हम यहां पर अपनी तरफ से एक स्मॉल xn टाइप का मान ले रहे हैं, और ये हो जाएगा x पावर n, और यहां पर जो इसका वैल्यू दिया है वो भी लिख लीजिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, तो यहां पे दिस माइनस 7n माइनस 1। अब यहां पर देखिए बायनोमियल थ्योरम का यूज हुआ है। एक्चुअली 8 पावर n, तो 8 पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस 7 पावर n माइनस 7n माइनस 1। और इसका जो फार्मूला होता है वो मैं पहले बता दूं, NCR और 7 पावर r, ये आपका मतलब फार्मूला बन जाएगा। और यहां पर अगर आप करें तो माइनस 7n माइनस 1। ओके, और यहां पर आप चाहें तो ये इसका जो है इसको एज ए सिग्मा भी डाल सकते हैं। तो r वेरीज फ्रॉम 0 to n। ये इसका एक फार्मूला बन गया कि 1 प्लस 7 को कैसे हम ओपन करते हैं।
जैसे हम लोग x प्लस वाई के होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये एक्चुअली में क्या है, इसका जो फार्मूला होता है वो 2CR x पावर 2 माइनस आर वाई पावर आर होता है। आर वेरीज फ्रॉम 0 to 2। आपने कभी इस फार्मूले को डायरेक्ट याद किया है, लेकिन हम जब आगे आएंगे बाइनोमियल थ्योरम में तो मैं आपको इस फार्मूले को और डिक्टेट करूंगा और वहां पे बताऊंगा। तो जब आप इसमें 0 एक बार रखोगे तो 2C 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आपका x स्क्वायर वाई पावर 0, फिर 2C1 x पावर 1 वाई पावर 1, फिर 2C2 x पावर 0 वाई पावर 2। आप जब इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू होती है 1, तो x स्क्वायर हो गया और y पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ पर 2C1 की वैल्यू 2xy और फिर यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी 2C2 की वैल्यू 1 होती है और ये वाई स्क्वायर। आप देख रहे हो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने देखा कि आप ये चीज डायरेक्ट आज तक याद किए थे, मैंने आपको बाइनोमियल के हेल्प से बताया, लेकिन ये यहाँ पर उतना आपको समझ नहीं आएगा और आपको लगेगा कि सर यहाँ पर पता नहीं क्या बता रहे हैं, क्योंकि वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है। लेकिन अब चूंकि क्वेश्चन आ चुका है तो क्वेश्चन में तो हमें समझाना ही पड़ेगा। तो ये वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू जाएगी NC0, ठीक है, और 7 पावर 0, ओके, फिर NC1 और 7 पावर 1, ओके, फिर यहां पर आ जाएगी प्लस NC2 7 पावर 2, NC3 7 पावर 3 प्लस डॉट 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 और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा, जैसे इसे हम मिटा देते हैं यहां पर, तो लास्टली जो आपका आ जाएगा यहां पर, ये बढ़ते 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 आपका आ जाएगा यहां पर आपका n पावर है तो NCN और 7 पावर n, ओके, और -7n -1। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर देखो ये 7 पावर 1 हो गया और NC0 की वैल्यू भी 1 ही होती है, फिर यहां पर NC1 की वैल्यू n होती है और ये 7 बचेगा तो 7n प्लस NC2 और 7 स्क्वायर माने 49, फिर यहां पर इसी तरह से तो हम 7 स्क्वायर ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहां पर NC3 7 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस NCN 7 पावर n -7n -1। देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 7 स्क्वायर आप कॉमन ले लो, जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ NC2 यहां पर आ जाएगा प्लस NC3 7, फिर यहां पर जाएगा NC4 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर यहां पर जाएगा NCN और 7 पावर n -2, क्योंकि यहां पर आपका 7 स्क्वायर कॉमन जा चुका है, सभी में से कॉमन जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो 49 कहीं ना कहीं यहां पर ये आ गया कि नहीं आ गया, और आप इसे एज ए लैम्डा n रख सकते हैं, वेयर लैम्डा n इज पॉजिटिव इंटीग्रल, या इंटीजर भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल जा रहा है यहां पर, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल या पॉजिटिव इंटीजर। तो जब यहां पॉजिटिव इंटीजर हो गया तो अब यहां पर n की वैल्यू आप जो भी आप रख सकते हो, 49 इसका एक फैक्टर आ गया, ठीक है, यानी कि सभी में, और कहां से शुरू हो रहा है, NC2 यानी 2 वाले से शुरू हो रहा है, 0 और 1 छोड़ करके। अब यहां पर जब बात करेंगे हम, देखिए यहां पर, तो अब इस वाले y के केस में जरा चलें, तो y के लिए क्या हो जाएगा कि यहां पे दिया हुआ है कि आपका 49 और फिर यहां पे जाएगा n -1 और फिर यहां हो जाएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब आप इसे नेचुरल नंबर आप रखोगे तो पहली बार में नेचुरल नंबर 1 रखते हो तो यहां पर क्या आ जाएगा 0, फिर यहां दूसरी बार में जब 2 रखोगे तो 49 यानी कि 7 स्क्वायर, फिर इसी तरह से यहां पर जो है आपका जब 3 रखोगे तो 2, तो 2 इंटू 49, ओके, फिर यहां पर क्या आ जाएगा 49 इंटू 3 एंड सो ऑन, इस तरह से आपके बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब आप देखो तो यहां 49 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, तो यहां पर स्टार्टिंग कहां से हुई है 2 से, जबकि उसके पहले वाले नहीं है, तो ये यहां मिनिमम आप इसके साथ कोई ना कोई वैल्यू और आ रही है, मतलब ये वैल्यू जो आएगी वो NC2 वो कहीं ना कहीं 1 से ज्यादा वैल्यू आएगी, ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग जो भी है वो 49 तो फैक्टर मिल रहा है, लेकिन यहां पर हमारा एक फैक्टर यहां 49 मिल रहा है, 49 के बाद वाले भी मिल रहे हैं, बट एक फैक्टर एक्स्ट्रा यहां पर है जो 0 के रूप में दिख रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि y के अंदर एक ज्यादा एलिमेंट है और यहां पर x के अंदर एक कम एलिमेंट है। दैट इज वाई वी कैन रिप्रेजेंट, हमको यहां पे यही शो करना था कि देयरफॉर वी कैन से दैट द सेट y हैज 0 as an extra element
which are not belongs to सेट एक्स, जो कि सेट एक्स में नहीं है। तो डेफिनेटली ये इस बात को इंप्लाइज किया कि सेट में जितने भी एक्स में है वो वाई में है, लेकिन वाई में एक एक्स्ट्रा है, यहां जीरो नहीं है। दैट इज वाई एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई, यहां पर आप कह सकते हैं। और यहां पर चूंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसे एज ए सबसेट मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, वो इक्वल भी हो सकता है। लेकिन है नहीं यहां पर फिलहाल, तो आप इसे नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। हालांकि पता नहीं कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसे यहां पे डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका जो है वो x इज द सबसेट ऑफ y। तो मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आपके लिए। चलिए, हम आ चुके हैं अब इस पड़ाव पे, और आप सोच रहे होंगे कि सर हंस क्यों रहे हैं। सो मैं हंस इसलिए रहा हूं कि आज के लेक्चर का ही अंतिम 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, और आप अंतिम मेरे बोलते ही बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे कि चलिए अब इस लेक्चर का भी अंत होगा। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग चले भी गए होंगे, लेकिन बहुत से लोग बैठे भी होंगे, और जो बैठे होंगे वो डेफिनेटली बहुत कुछ सीख रहे होंगे और बहुत कुछ सीख चुके हैं। ठीक है, और सीखेंगे भी। तो हमारे साथ बने रहिए, और इस 2 क्वेश्चन के साथ हम फिनिश करेंगे इसको। और ये 2 क्वेश्चन भी जो आपके सामने लिखे गए ना, ये बहुत ही हॉट कैटेगरी के हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इनको भी रीड करते हैं हम लोग और करते हैं। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि सपोज, पहले तो क्वेश्चन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स के अंदर ना क्वेश्चन समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना, किसी बच्चों से बोलते हैं अच्छा क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड कर दिया, समझ गए, क्या समझ गए, बोले उसका वो मीनिंग बता देता है। मीनिंग मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स में व्हाट वी हैव टू डू दैट शुड बी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो अब यहां पर हम लिख तो दिए, इसका मीनिंग नहीं बताना है, क्या वो कह रहा है। अगर हम वो समझ गए तो शायद हम कर ले जाएंगे, क्योंकि हमें आता है, थेसिस हमने पढ़ रखी है। तो चलिए, सपोज A1, A2, A3, A30 आर द 30 सेट्स, यानी अलग अलग आपके ये 30 सेट्स दिए हुए हैं, जिसमें A1, A2, A3, A30 तक नाम है उसके, ईच विथ 5 एलिमेंट एंड B1, B2, B3 डॉट 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 Bn आर n सेट्स ईच विथ 3 एलिमेंट्स। इनमें जो n सेट्स है और उसमें सभी के साथ 3 एलिमेंट्स हैं। लेट यूनियन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to 30 is equal to union of this bj, j varies from 1 to n is equal to s. Assume that each element of s belongs to exactly the 10th of this ai and exactly 9th of bj. Find the value of n. अब आप सोच रहे होंगे सर इतना सारा लंबा चौड़ी बात हो गई, क्या मतलब निकला? तो मैं मतलब आपको समझाता हूं कि यहां पर सोल्यूशन करते हुए हम लोग मतलब समझते हैं, तो शायद बात समझ में ज्यादा आएगी। देखिए, सोल्यूशन में आप कह रहे हैं कि पहले तो जो दिया है उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो सिंस इट इज गिवन दैट all AIs have 5 elements and सारे जो AI हैं वो सभी 5 एलिमेंट को रखते हैं, और कुल मिला के कितने सेट हैं? वो 30 सेट्स हैं। तो ये ध्यान रखिए। तो वही मैंने लिखा, सिंस इट इज गिवन दैट ऑल AIs हैव 5 एलिमेंट्स एंड each element of S belongs to exactly 10th of AIs। ठीक है, अब यहां पर जरा समझते हैं कि ये क्या चीज दिया हुआ है। तो सिंस इट इज गिवन दैट ऑल AIs, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं NA1 जो है वो 5 है। इसी तरह से आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए N of A2, फिर ऐसे ही N of A3, ये तो आप समझ रहे होंगे, प्लस डॉट 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 प्लस N of A30, ये सभी के सभी 5 है। तो ये बात मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहां पर एक्सप्लेन कर दिया हमने कि सारे जो AIs हैं वो सभी के पास 5 एलिमेंट्स हैं।
अब यहां पे क्या दिया हुआ है, तो जो दिया है वो हम यहां पे करते हैं। तो S इज इक्वल टू, यहां पर आपको दिया है यूनियन ऑफ ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to 30। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम यहां पर नंबर ऑफ उसमें टोटल एलिमेंट्स की बात करें तो NS क्या हो जाएगा, जो NS होगा वो यहां पर आ जाएगा 1/10 ऑफ, ओके, N ऑफ A1 प्लस N ऑफ A2 प्लस N ऑफ A3 डॉट 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 प्लस N ऑफ A30। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि 10th ऑफ दिस यानी जितने वो हैं उसका 1/10 है, यानी कि 1/10 है। तो अब यहां पर आ जाएगा 1/10, और यहां पर जब सभी को हम जोड़ेंगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 अप टू 30 टाइम्स, लिख देते हैं 30 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 1/10 और जाएगा 5 इंटू 30, कुल मिला के आ जाएगा 15। तो आपकी ये वैल्यू आ गई, NS की वैल्यू आ गई 15। तो देयरफॉर यहां लिख देते हैं NS इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे लगता है यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब फिर दूसरे वाले फेज में चले जाते हैं। सिमिलरली BIs, ऑल द BIs, जैसे आपने यहां लिखा है, सिमिलरली all BIs having 3 elements and each element of S belongs to exactly 9th of BJs। ओके, सेम जो चीज आपने लिखी है, तो S इज इक्वल टू यूनियन ऑफ दिस BJ वेरीज फ्रॉम 1 to N, यहां पर N है, इज इक्वल टू, दिस इंप्लाई दैट NS क्या हो जाएगा, यहां फिर वही चीज हो जाएगी 1/9, और यहां पर N ऑफ B1, N ऑफ B2, N ऑफ B3 डॉट 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 N ऑफ Bn। यहां पर N एलिमेंट्स हैं, अरे N सेट्स है। अब यहां क्या आ जाएगा 1/9, और हर एक के साथ 3 एलिमेंट्स हैं। जैसे आपने यहां पे A के लिए लिखा था वैसे आप B के लिए भी लिख सकते हैं। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस डॉट 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 N टाइम्स, ठीक है ना, यहां पर आ गया N टाइम्स। अब ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 3N, तो हो जाएगा N/3। ये भी वैल्यू किसकी आ गई भाई, NS इज इक्वल टू N/3। कैमरा जरा रोल ऑन कर देंगे। यहां पर आपका जो है ये इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है, ठीक है। अब आप 1 और 2 दोनों NS की वैल्यूज हैं, तो आप यहां पे ये कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, यहां पर N/3 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 45, यानी कुल मिला के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 45। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये हो गया आपका जो है वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन को आपने फिनिश किया है। मैं एक बार और आपको रिव्यू कर देता हूं क्योंकि इतना आसान नहीं है, तो एक बार और ध्यान से आप समझें। जो इसमें दे रहा है आप इतना समझ गए होंगे कि A1 A2 A3 डॉट 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 30 तक के जो सेट्स दिए हुए हैं, 30 सेट्स हैं, जिसमें हर एक में 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। और ये कह रहा है कि ऐसे B1 B2 B3 n सेट्स हैं और उसके अंदर हर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं। और ये आपको कंडीशन दिया हुआ है कि जो S है वो इसके रिप्रेजेंटेशन सेट को कर रहा है, सारे सेटों का यूनियन है। Assume that each element of S belongs to exactly 10th of AIs। तो आपने उस कंडीशन को अप्लाइड कर दिया है यहां पर कि since it is given that all AIs have the 5 elements and each element of S belongs to exactly 10th of AIs, so therefore आप ये तो आपने उसके लिए लिखा है कि N of A1 A2 A3 सब में 5 एलिमेंट है। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ दिस। तो इसका जो नंबर ऑफ S होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जब निकालेंगे, तो उसने बोला है ना कि ईच एलिमेंट ऑफ 1/10 ऑफ दिस, यानी 10th ऑफ दिस, तो 1/10 और सभी को ऐड कर दिया, कितना आ गया 15 आ गया। सिमिलरली सेम कंडीशन वी हैव अप्लाइड इन द सेकंड केस,
दैट इज बी फॉर बी आईज। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं इनके साथ, सभी के साथ। तो एस इज इक्वल टू दिस मच, एनएस जब जाएंगे तो 1/9 था आपको यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 1/9 NB1 NB2 डॉट डॉट डॉट, तो 3 एन टाइम्स जाएगा, 3n हो जाएगा, यहाँ से कट करके n/3 हो जाएगा। दोनों ही ns की वैल्यू है, देयरफॉर ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे और इक्वेट होकर के इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी n इज इक्वल टू 45। तो मुझे लगता है कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके उस पर लिखा ही हुआ है। चलिए, आपने इसको कर लिया होगा और यहां पर हम लोग समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही IQ बेस्ड क्वेश्चन है और सभी के में एलसीएम के बारे में और बेसिकली नंबर सिस्टम में जो एलसीएम क्या होता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, तो उसी के बिहाफ पर है यहाँ पर। तो इसका सोल्यूशन भी देखते हैं यहाँ। अब यहाँ क्या होगा कि फॉर एनी नेचुरल नंबर ए, यहाँ पे देगा फॉर एनी नेचुरल नंबर ए वी डिफाइन an इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर if b c d belongs to n such that bn intersection cn is equal to dn। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बट आपको थोड़ा IQ और थोड़ा दिमाग आपको लगाना है। जो डेफिनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ वी हैव करके हम लिख रहे हैं, वी हैव। अब यहाँ पर मान लो bn निकाल रहे हैं, तो आप बताओ bn क्या होगा। bn जो होगा इसके अकॉर्डिंग एक्चुअली ये होगा बी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स, यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। अब यहां पर आप इस बात को समझ रहे होंगे कि अगर मल्टीपल ऑफ ये है और यहां पर एक्स, और अब अगर आपने bn फाइंड कर लिया है तो सिमिलरली हम cn भी फाइंड करेंगे इन ए सेम मैनर। क्योंकि आप इतना तो समझ रहे होंगे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो मल्टीपल ऑफ दिस, और यहां पर मल्टीपल ऑफ b होना चाहिए, x नहीं। x की वैल्यू तो आप वेरी कराएंगे यहाँ पे, तो मल्टीपल ऑफ b कर लीजिएगा, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया bn। अब यहां पे सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं cn। तो cn के लिए अगर लिखेंगे तो cn क्या हो जाएगा, इसको एज ए 1 कर लेते हैं, ठीक है, अपने समझने के लिए। cn के लिए जब लिखेंगे तो यही चीज क्या हो जाएगा, cx सच दैट x बिलोंग्स टू n। ओके, तो यहां पर जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ c। ओके, ये आपका जो है वो 2 हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब जरा एक बात सोचिए, इन दोनों का हमें लेना है इंटरसेक्शन। सो वी हैव देयरफॉर bn इंटरसेक्शन cn, ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ b एंड c। क्यों भाई, क्योंकि कॉमन कौन होंगे। जैसे हम ये कहें कि कोई नंबर, एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कोई नंबर 2 है, कोई नंबर 3 है, तो 2 के टेबल पढ़ेंगे तो 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 फिर 6 फिर 9 12 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, 15, ऐसे करके बढ़ते चले जाएंगे। अब जब आप कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे दोनों का, तो देखिए यहां पर आया, यहां पर आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएंगे और फिर आपका यहां पर 12 आ जाएगा, तो 12 और 12। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 6 क्या हुआ, 2 और 3 का एलसीएम है। तो अब जरा ध्यान समझिएगा, यही चीज हमको यहां बतानी है कि यहां जो मल्टीपल आया वो बी और सी का आया, और बी और सी का अगर मल्टीपल आएगा यहां पर, तो बी और सी का मल्टीपल का मतलब हो गया यहां पर कि कहीं ना कहीं हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल which are LCM of B and C।
ठीक है, यानी कहीं ना कहीं हमारा ये सेट आ रहा है, इसको हम चाहे तो आप कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये सभी के सभी वही है सेट ऑफ दिस, ठीक है ना, नहीं भी बंद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया आपका। अब एक्चुअली में इसी को मैं मान लीजिए यहां पर ये कह दूं कि जैसे dx, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू n, और यहां पर कह दे रहे हैं वेयर d इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ b एंड c, यानी एलसीएम ऑफ b एंड c, b और c का एलसीएम है, इसी को हम कह सकते हैं dn। सो देयरफॉर bn intersection cn is equal to dn, where d is the LCM of bc, ठीक है। तो ये आपका जो है यहां पर एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का अंत हुआ, और इस तरह से हम आज का सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, और आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आप एक बार इसको देखिएगा, और देखने के बाद फिर से आप वीडियो को पॉज करके और दूसरी बार जब आप देखेंगे तो इन क्वेश्चंस को आप खुद लगाइएगा, और उसके बाद तब सोल्यूशन देखिएगा, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आप सभी को इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा, और ये आपके फोर्टकमिंग एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। मैं यहीं पर इसे एंड करता हूं। ऑल द बेस्ट।